हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी अच्छा से चल रहा होगा। आज का जो हमारा सेशन है वो है मैथ सेशन का। प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम हुआ था उसका चराइदेव जो डिस्ट्रिक्ट है उसका आपका सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है। अगर वो नहीं देखे हैं तो उससे पहले देख लीजिए, फिर इसे देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है और इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 45 तक, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा। इससे पहले बता दूं कि हम लोगों ने बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट का कंप्लीट कर चुके हैं, जो प्री टेस्ट में आया हुआ था प्री बोर्ड में, तो वो भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है टॉपिक में, क्वेश्चन नंबर 21। और आगे से बढ़ने से पहले मैं ये बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें हेल्प मिल रहा है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है आपका, इफ़ P proportional to Q and P equal to 6 and Q equal to 30, then when P equal to the find the Q। मतलब क्या दिया हुआ यहाँ पर, हमें Q का वैल्यू निकला। इस बार तो ऑप्शन तो है नहीं, तो ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट आपको आंसर निकाल कर दिखाना होगा कि Q का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग को बनाना होगा। चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 21 को। क्लियर है? अब चलिए देख लेते हैं, इसको बनाने का स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चंस ऐसे बना सकते हैं हम लोग, P प्रोपोर्शनल टू Q। क्लियर? और ये प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू, और यहाँ में प्रोपोर्शनल हटा है तो यहाँ पर हम लोग K लिख देते हैं। और K क्या है? एक रियल कॉन्स्टेंट है। क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है। तो K इज ए रियल नंबर बोल सकते हैं या फिर कॉन्स्टेंट टर्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर अभी देखिए वैन, यहाँ वैन क्या मान रहे हैं, P इक्वल टू 6 है एंड Q इक्वल टू क्या है, 30 है। क्लियर है यहाँ पर? और P इक्वल टू 6 एंड Q इक्वल टू 30, देन P का जो वैल्यू है तो क्या निकालना, तो हमें इससे अच्छे से पता है कि ये क्या, P इक्वल टू KQ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P इक्वल टू KQ, और P का वैल्यू कितना है, 6, तो यहाँ पर 6 दे दिया। यहाँ K और Q का वैल्यू कितना है, 30, तो यहाँ पर 30 दे दिया। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं, 30 को नीचे आता है तो क्या हो जाएगा, 6/30 इक्वल टू K। तो K का वैल्यू कितना आ जाएगा, K इक्वल टू 1/5। क्लियर है? आगे देखते हैं, आप नीचे इसके नीचे लिख सकते हैं, मैं साइड में लिख रहा हूँ। आगे में क्या करेंगे हम लोग, फिर से वैन लिखेंगे, वैन। अब इस बार जो है P का वैल्यू कितना दिया हुआ है अपना पास, 2 है, और Q का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है P इक्वल टू 2। फिर से हम लोग ये वैल्यू लेकर आएंगे, P इक्वल टू K एंड Q। तो P का वैल्यू कितना दिया, 2, और K का वैल्यू कितना मिल गया है, 1/5। तो यहाँ से 1/5 लिख लेते हैं, और इंटू Q। 5 इस साइड ले आया तो मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में है तो इस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 5 इक्वल टू Q। तो Q का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया, और Q इक्वल टू 10 आ गया। क्लियर है? द वैल्यू ऑफ Q, द वैल्यू ऑफ Q इक्वल टू 10, और यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन जो आपका है ऑब्जेक्टिव में भी आता है, 2 मार्क्स के लिए भी आता है, 1 मार्क्स के लिए भी आता है, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स के लिए है, तो आपको ऐसे करके बना कर दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। तो एक हमें इसमें से निकालना है कि कितना नेचुरल नंबर होता है। तो देखिए कभी भी आपको ऐसा अगर ऑप्शन में आ जाता है तो हमेशा ये याद रखिए कि जो छोटा जो वैल्यू होता है उसको डबल कर दीजिए। तो 11 का डबल कितना हो जाएगा, 22, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट टिक करने में आता है, अगर बनाने के लिए देता है तो आपको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको टिक करने में आ रहा है तो सीधा छोटा जो वैल्यू उसको 2 टाइम्स कर दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, 11 इंटू में 2 इक्वल टू 22, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? तो ये डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, बट यहाँ बनाने दिया है तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाने का जो हमको क्वेश्चन नंबर 20, देखिए n इक्वल टू हम मान लेते हैं, लेट n इक्वल टू है 11, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 12 है, यानी n प्लस 1 का वैल्यू जो दिया हुआ है आपका वो है 12। क्लियर है? अभी हमें निकालना है कि इस दोनों का डिफरेंस है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो डैट कि n स्क्वायर
माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये -1 हो जाता है, ये आपको फार्मूला में लगा दीजिएगा तो ये बन जाएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाता है। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना 11 है, ठीक है, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर में क्या है n है, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, n प्लस 1 का वैल्यू कितना दिया 12, और 12 का स्क्वायर, इससे अच्छा एक काम कीजिए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं ना, ज़्यादा इससे अच्छा होगा कि इसे सॉल्व करके बेहतर होगा। तो यहाँ देखिए n स्क्वायर है, माइनस में n स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2a का मतलब n, b का मीन्स 1, और प्लस b का स्क्वायर मीन्स 1 और माइनस में 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 1 कैंसिल, तो क्या बचा 2n बचा, क्लियर है। और n का वैल्यू कितना है हमारे पास 11 है, तो यहाँ से क्या कर जाएगा 11, तो 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आंसर। यही चीज़ मैंने पहले बताया कि जो भी वैल्यू आ जाए वो क्या आ जाएगा 22। तो ये जो हमारा वैल्यू आता है डायरेक्ट याद रखना है 2n, इसका जो वैल्यू आता है, जो दोनों का डिफरेंस का जो वैल्यू आता है वो होता है 2n, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन डिटरमाइन नहीं दिया, डेसिमल दिया, डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ 23 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये जो दिया हुआ ये क्या दिया हुआ है, टर्मिनेटिंग है या नहीं है वो हमें निकालना है। अगर आपका ऑप्शन बचे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ये टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है भाई, क्योंकि कोई भी जो नंबर्स होता है अगर आपका नीचे में 2 का पावर कुछ भी हो और 5 का पावर में कुछ भी हो, ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में दिया हुआ 2 और 5 का फॉर्म में दिया है तो हमेशा क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। इस चीज़ को आप समझिए, क्यों, क्योंकि ये हमेशा 0 देता है और 0 से क्या हो जाता है वो टर्मिनेट हो जाता है। जैसे कि अगर आप इसे हम देखेंगे तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 फिर से मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं 23 है और ये 2 का पावर में 2 है और इंटू 5 का पावर में 2 है, क्लियर है। तो इसको हम लोग बना सकते हैं 23 और 2 का पावर 2 मीन्स 4 और 5 का पावर 2 का मतलब 25, क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 23 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.23। तो ये क्या हो गया टर्मिनेट हो गया, पूरा कंप्लीट टर्मिनेट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। दिस टर्म यहाँ पर डेसिमल एक्सप्रेशन जो ये टर्म है वो क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है आपका पूरा कंप्लीट से कट जाना, उसी को हम लोग टर्मिनेटिंग बोलता है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है उस नहीं कटना, कंप्लीटली नहीं कटता, मतलब वो जाहिरा जिसका ऊपर आपको बिन कुलम जिसको बोलता है या फिर बार लगा होता है उसे बोलता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कट नहीं रहा उसी को हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमें फाइंड क्या निकालना है जीरोस निकालना है, क्लियर है। तो जीरोस किसका निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 और इसका हमें क्या निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए क्या होगा एक ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जिसे माइनस करने पर क्या होना चाहिए 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। तो देखिए कैसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 लिख सकता है 4 माइनस में 2 मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है और माइनस करने पर 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा। तो यही इसका चेक करने का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए और दोनों का माइनस करने पर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो चेक करने का ये है इसका रूल्स है। इस कितना आ जाएगा 4x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस में 8। तो दोनों में देखिए ये दोनों और ये दोनों में कॉमन क्या आ जाता है, तो कॉमन क्या हो जाएगा दोनों में x है तो x को कॉमन लेते हैं x माइनस में 4 और ये दोनों में क्या कॉमन है तो यहाँ से हमें 2 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस में 4 और ये दोनों जो वैल्यू है यहाँ ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों इक्वल नहीं है यानी मतलब आप गलत हो चुके हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस में 4 और x प्लस में 2। अब हमें यहाँ से जीरोस भी निकालना है, फाइंड द जीरो। ओके, तो जीरोस निकालने के लिए आपको यहाँ पर 4 जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4 जीरोस, 4 जीरो लिखे। अब यहाँ पर इधर लिख देता हूँ, इधर x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया प्लस में 4 हो गया। और मैं देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल क्या आ जाएगा माइनस 2। तो जीरोस क्या आ जाएगा फाइंड द जीरो शब्द निकले तो देयरफॉर निकले द जीरोस ऑफ px पोलिनोमियल ये px इज यहाँ इज नहीं आर 2 है ना, तो आर क्या क्या निकला 4 एंड माइनस 2 और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है।
तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में क्या दिया हुआ है, x+2 का होल क्यूब इक्वल टू x³ - 4। ये जो दिया हुआ क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर है या नहीं है यही हमें निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये फार्मूला क्या दिया, x+2 का होल क्यूब इक्वल टू x³ - 4, ये हमें दिया हुआ। तो देखिए a+b का होल क्यूब होता है क्या, ये निकालना पड़ेगा। तो ये फार्मूला होता है a³ + 3a², a² मीन्स x², और b मीन्स 2, प्लस 3ab² मीन्स 2 का स्क्वायर, और प्लस b³ मीन्स 2 का क्यूब। ये होता है फॉर्मूला। और इधर में क्या आ जाएगा, जो दिया हुआ है वो हमें नोट डाउन कर दें। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए यहाँ x³ और ये x³ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस है तो दोनों हमें कैंसिल कर दिया। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 2 6x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 × 3 4 × 3 12x हो जाएगा, और प्लस 2 का क्यूब 8 इक्वल टू माइनस में 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6x² प्लस में 12x प्लस में 8 और प्लस में ये 4, ये माइनस इधर आया तो प्लस में 4 हो जाएगा। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, क्या बना या नहीं ये हमें देखना है। तो x² हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में 12x और 8 + 4 12 और इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए x का पावर 2 है, और जब भी पावर में 2 आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकता है, देयरफॉर s, यहाँ पर क्या लिख दे, as x+2 का होल क्यूब इक्वल टू x³ - 4 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP -5 -1 3 7 ... तो हमारे क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने से पहले हमें देखिए फर्स्ट टर्म, तो हमें क्या दिया है, फर्स्ट, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट टर्म मतलब A1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने AP पहले ऊपर में लिख देता हूँ, AP कितना दिया, -5 -1 3 और 7, ये है AP। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, -5। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड टर्म क्या होता है, A2 कितना दिया हुआ है, -1 होता है। क्लियर है। और ये लास्ट हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉमन डिफरेंस का मतलब D का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, A2 - A1। तो A2 कितना दिया हुआ है हमारा, A2 है -1 और माइनस A1 कितना है, -5। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 और माइनस +5। तो 5 में से 1 चला गया तो कितना बच जाएगा, आपका 4 बच जाएगा। और ये कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपका ये 4 हो गया, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या दिया हुआ, द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 1 मोर देन द 10 प्लेस डिजिट x, व्हाट इज़ द नंबर। देखिए एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर ये 1 मार्क्स के लिए नहीं होना चाहिए, एक एटलीस्ट 2 मार्क्स इसमें होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। ठीक है, फिर भी हम लोग बनाने का ट्राई करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो हम लोग को दिया है कि यूनिट प्लेस जो है वो 10 प्लेस से क्या है, एक ज़्यादा है, ये दिया ना। द यूनिट प्लेस डिजिट अब 2 डिजिट नंबर इज 1 मोर देन द 10 प्लेस, सॉरी जो 10 प्लेस है वो ज़्यादा है। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट द यूनिट प्लेस बी y। हम लोगों ने क्या मान लिया, यूनिट प्लेस y मान लिया। तो 10 प्लेस क्या हो जाएगा, द टेंस प्लेस द कितना अभी हम लोग का द टेंस प्लेस बी x मान लिया। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पर द 2 डिजिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं द 2 डिजिट नंबर b कितना हो जाएगा, 10x + y। अब सोचिए कि ये 10 आया कहाँ से, अगर किसी का माइंड में ये क्वेश्चन है कि 10 आया है कहाँ से, तो यहाँ पर थोड़ा देर के लिए मैं समझा देता हूँ रफली। मान लेते हैं ये 98 है। ओके, तो 98 में ये क्या हो जाता है, 8 × 1,
तो ये हो गया। अब ये 9 को लिखना है तो क्या लिखेंगे, 9 × 10, तब ये 90 बनेगा, क्योंकि 90 है और ये प्लस में 8 है। तो ये 10 कहाँ से आ रहा है, ये 10 प्लेस पर है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई। उसी तरह ये जो 10 है ये क्या है, 10 प्लेस में, ये क्या लिखा है, एक्स का मतलब है 10 प्लेस में, तो इसीलिए 10 से इसे एक्स से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं समझना है कि 10 कहाँ से आ गया। क्लियर है। अभी हम लोग को क्वेश्चंस के अनुसार चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि 1 मोर है। ठीक है, तो एक ज़्यादा है 10 प्लेस वाला, तो 10 प्लेस में ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे, y = x+1, यही दिया हुआ है और हमें यहाँ पर ये क्वेश्चंस में दिया गया है। तो इसका आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द डिजिट ऑफ 10 प्लेस में हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, यही माने थे। तो यहाँ पर नंबर क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, नाउ नंबर, द नंबर क्या है, 10x+y, यही दिया हुआ है। अब यहाँ पर y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू हम लोगों ने लिखा है x+1, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 10x+y का वैल्यू क्या है, x+1, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर से देख सकते हैं कि 10x और x तो कितना हो जाएगा, 11x, और ये प्लस में 1, और यही क्या हो जाएगा, ये नंबर्स हो जाएगा। व्हाट इज़ द नंबर, तो ये नंबर से यही आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप ये नहीं समझे तो एक बार और अच्छा से इसे देखिए, फिर आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में क्या दिया हुआ है, देखिए। इफ़ ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल पी क्यू आर एंड ए बी बाई पी क्यू = 2, देन फाइंड पी आर एंड ए सी, ये हमें दिया हुआ है। और ये क्या है, दो ट्रेंगल है, सपोज मान लेते हैं 28 में दो ट्रेंगल बना हुआ है। क्लियर है। एक ये ट्रेंगल है जिसका नाम है ए बी सी, और एक और ट्रायंगल बना हुआ है इसका सिमिलर में ही, जिसका नाम है पी क्यू एंड आर। और ये जो है दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, इस कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है, देखिएगा, ए जो है, ये लाइन है ए बी जो है वो पी क्यू का इक्वल होगा, और बी सी जो है ये क्यू आर का इक्वल होगा, और ये जो है ये इसका इक्वल होगा। ये तो पहला तो इसका साइड इक्वल होगा, कोई भी एक तो कॉन्ग्रुएंट माना जाता है। क्लियर है। और एंगल से भी आप कॉन्ग्रुएंट इसे कर सकते हैं, बट हम यहाँ साइड से बात कर रहे हैं तो साइड का ही हम अभी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ में क्या होगा, हमें क्वेश्चंस में कुछ गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए बी बाई पी क्यू जो दिया हुआ वो 2 दिया हुआ है, और हमने क्या बोला कि ये जो इक्वल होता है ये दोनों साइड इक्वल होता है, मतलब ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू होगा बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू पी आर बाई ए सी, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, ए सी बाई पी आर। ये सारा का सारा इक्वल होता है। ये क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों सब सारे साइड इक्वल होगा। अभी हमारे क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है गिवन, वो दिया हुआ है ए बी बाई पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ 2, और हमें फाइंड करना है पी आर बाई ए सी। तो पी आर और बाई ए सी दिया हुआ है, तो हमें इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं उल्टा लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारा का सारा इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये सारा का आंसर क्या हो जाएगा, 2 ही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x - py + 8, ये क्या है, +8। देखिए इधर मैं लिख दिया, एंड 2x + 2y + 2 = 0 हैव यूनिक सोल्यूशन। तो हमें क्या निकालना है, यूनिक सोल्यूशन निकालना है। तो देखिए आपका जितना भी सोल्यूशन है वो आपको याद होना चाहिए। तो इसका हम लोग a1 निकाल लेते हैं। देखिए हेयर करके लिख सकते हैं, हेयर a1 = 4 एंड b1 = -4, माइनस में p एंड c1 = 8। उसी तरह a2 = 2, b2 = 2 एंड c2 = 2, ये दिया हुआ है। क्लियर है। तो ये सारा का सारा वैल्यू हमें दिया हुआ। अभी हमें निकालना है यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि ये यूनिक सोल्यूशन का जो आपका फार्मूला होता है, सोल्यूशन का जो फार्मूला होता है, ये होता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई
B2, यही होता है यूनिक सोल्यूशन। और इस पर हम लोग पुट कर देंगे तो A1 का वैल्यू क्या हो गया 4 और A2 का वैल्यू क्या हो जाता है 2, नॉट इक्वल टू B1 का वैल्यू माइनस में P और B2 का वैल्यू B2 का वैल्यू 2। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस पी का जो वैल्यू है वो क्या आ गया प्लस में 4, ये माइनस उस साइड चला जाएगा तो यानी पी का जो वैल्यू है क्या आ जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो पी का वैल्यू क्या आ गया -4 हो गया। तो वैल्यू अब क्या आ गया इसका, तो देयरफॉर पी का वैल्यू हमको चाहिए था फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो द वैल्यू ऑफ पी इज -4 पी, सॉरी ये नॉट इक्वल टू होगा, नॉट इक्वल टू -4 होगा। यहाँ से ऐसे लिख सकता है, ऐसे मत लिखिए, पी नॉट इक्वल टू -4। ठीक है, इतना समझ में। यहाँ भी नॉट इक्वल कर दीजिएगा क्योंकि ये नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल टू -4 होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2 और हमें इसका निकालना है x और y का वैल्यू। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मानने पर हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन फर्स्ट इंटू 1, तो इससे हम लोग हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड इक्वेशन सेकेंड इंटू में 1, ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू में 2 और ये दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। ओके, तो ये हो जाएगा, ये y कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 2x का वैल्यू आ जाएगा 6 और यहाँ x का जो वैल्यू है ये 6/2, 2 से कैंसिल हो गया 3, तो x का जो वैल्यू है क्या मिल गया 3 मिल गया। क्लियर है। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू है 3, तो यहाँ पर 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, 3 उस साइड चला जाएगा तो y इक्वल टू 4 माइनस में 3, तो y इक्वल टू 1। देयरफॉर मतलब यहाँ पर क्या निकल गया, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1 और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है चले देखते हैं। ये दिया हुआ है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 72 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम चेंज को एक को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन को कोस में चेंज कर लीजिए, अदर कोस को साइन में चेंज कर लीजिए। तो मैं साइन को कोस में चेंज कर रहा हूँ, तो इसे चेंज करने का तरीका होता है साइन 90 माइनस 72 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कोस 72 डिग्री। तो 92 ये बन जाएगा कितना कोस 72 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 72 डिग्री और ये दोनों सेम है तो ये कट गया, तो ये निकलेगा 1, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इफ़ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो ये देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है दोनों का जो एरिया है वो सेम है और उसका पेरीमीटर भी सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ये थोड़ा सा अलग तरीके से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल होता है क्या, तो ये होता है 2 पाई आर और ये होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई और ये पाई कैंसिल। ओके, तो यहाँ से मैं इसको इस साइड भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2r और इक्वल टू 0। इस साइड गया तो माइनस में आ जाएगा, तो r को मैं कॉमन ले लेने से क्या हो जाएगा r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग इधर और कर सकते हैं, तो इधर और करने पर हमें निकल के आ जाएगा जो वैल्यू वही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इधर r माइनस 2 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 2 और इसका और में क्या निकलेगा r इक्वल टू 0। और देखिए r का वैल्यू जो रेडियस का वैल्यू होता है कभी भी 0 नहीं होता है, तो इसका ये इसके लिख सकते हैं नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड। क्लियर है।
और यहाँ पर क्या आ जाएगा, द रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ लिख दीजिए द रेडियस ऑफ सर्कल इज 2। अब यहाँ पर मीटर कुछ है नहीं तो यहाँ पर यूनिट लगा देंगे, 2 यूनिट्स। ओके, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 2 यूनिट्स हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 32 होता है कंप्लीट। इसका बनाने का एक और तरीका है, जो आप यही रखें, ये आपको बेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 32 में 33 में क्या दिया वो चले देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में दिया टी स्क्वायर, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15। तो ये नहीं दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस में 15, और ये हमें निकालना है जीरो, फाइंड द जीरोस निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम लोग ऐसे लिख सकता है टी का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। √15 का स्क्वायर करने से 15 मिल जाएगा फिर से, और हम ये फार्मूला में पुट कर सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो क्या हो जाएगा, टी प्लस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ये लिख सकता है ए फार्मूला में। और हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 जीरोस। क्लियर है। तो 4 जीरोस निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इधर और फिर से निकालना पड़ेगा। तो इधर में हो जाएगा टी प्लस √15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू माइनस में √15। और में देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टी माइनस √15 इक्वल टू 0। तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, √15 ओनली प्लस में। तो हमें क्या होगा, जीरोस निकालना है। तो जीरोस क्या हो जाएगा, द टू जीरोस आर, एक हो गया आपको √15 एंड माइनस √15, और यही आपका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है, अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक एट डायमेंशन 49 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर 33 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर इन माउल्टेड, मतलब होता है पिघला देना उसको, आग में जो करता है ना पिघलाना, तो इसे बोलता है माउल्ट करना। ये ठीक है, पिघल गया। अ फॉर्म ऑफ सॉलिड स्फीयर, मतलब एक क्यूबिक था उसे हम लोग पिघला कर एक क्या बना दिया, एक स्फीयर बना दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो उस स्फीयर जो बनाया उसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्यूबिक लिख देता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिए, कोई भी चीज़ अगर आपका पिघला रहा है, माउल्टेड कर रहा है, तो उसका वॉल्यूम दोनों का एक सेम ही होता है। क्यों, क्योंकि दोनों का सेम ही मेटल होता है। आयरन है तो आयरन से ही हम लोग ये माउल्ट किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों का जो क्यूबाइड है और जो स्फीयर है, दोनों का जो वॉल्यूम है दोनों इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्यूबाइड लिख देता है, क्यूबाइड इक्वल टू स्फीयर। ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या हो जाता है इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो ए L इंटू बी इंटू एच, और इसका क्या हो जाता है 4/3 पाई r³, यही इसका होता है। अब यहाँ से देखिए L कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 49 दिया हुआ है, B कितना दिया हुआ है 33 दिया हुआ है। ओके, और H कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, इक्वल टू π/3। अब पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और r का पावर 3 रखे हैं मैंने। क्लियर है। अब यहाँ से कैंसिल करते हैं हम लोग। कैंसिल आउट करने पर देखते हैं, ठीक है, कैंसिल आउट यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए 22 का 11 2 जा 22 और 11 3 जा 33। ओके, ये 3 और कटने वाला है क्या देख लेते हैं। 4 से एक बार में जाए, 4 से 24 चला गया, और ये 2 से अगेन जाएगा ये 3 टाइम्स में। तो यहाँ पर क्या आ गया 49 इंटू में 9, और इधर में है ये 3, इस साइड आ जाने पर क्या आ जाएगा 3 इंटू में 7, इधर में है r³। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ 7 है, ये 49, यानी 7 को पावर 3 आ रहा है ना। 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 3 7 हो गया, और 3 में भी कितना है 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू r का पावर 3। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 2 3 7 और यहाँ 3 2 3, मतलब ये 7 इंटू 3 का पावर क्या है q है, और इंटू में r का पावर भी क्या है 3 है। तो r का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर भी हो जाएगा। तो रेडियस हमसे पूछा था, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, देयरफॉर लिख सकते हैं द रेडियस ऑफ स्फीयर
इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया हुआ है, देखिए, वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3। वन रूट दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना 3, एंड द सम ऑफ टू रूट्स इज 0, फाइंड द इक्वेशन। तो हमें उस इक्वेशन को निकालना। ये क्वेश्चन नंबर 19 में भी सेम क्वेश्चन पूछा है, बट उसमें आपका ऑप्शन दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा तो उसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, बट उसमें और इसमें क्या है, आपको प्रोसेस बनाकर दिखाना है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं क्वेश्चन नंबर 19 में इसका प्रोसेस बता कर दे चुका हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, जो वीडियो नंबर 1 है। चलिए इसमें भी मैं बता ही देता हूँ क्या होगा। देखिए क्वेश्चन, इसको पहले हम मानेंगे, लेट द रूट बी अल्फ़ा एंड बीटा। मैंने क्या मान लिया, दो रूट्स को अल्फ़ा और बीटा मान लिया, जिसमें से वन रूट आपको दिया हुआ 3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वन रूट कितना दिया हुआ, अल्फ़ा है, या फर्स्ट रूट को अल्फ़ा माना तो इसको अल्फ़ा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और सम ऑफ द टू रूट्स जीरोस दिया हुआ है ना। तो लिख सकता हम लोग सम ऑफ जीरोस या फिर रूट्स, सम ऑफ रूट्स भी लिख सकते हैं, जो दोनों बात सेम ही है। तो अल्फ़ा प्लस में बीटा, इसका वैल्यू कितना है 0, जिसमें अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया हुआ 3। तो यहाँ पर 3 प्लस में बीटा इक्वल टू 0, तो 3 उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस में 3। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ अल्फ़ा निकल के आ गया अपना माइनस में 3। अब हमें यहाँ पर निकाल कर ले सकते हैं हम लोग अल्फ़ा प्लस में बीटा, सम ऑफ 0 है, सम ऑफ द रूट्स मिल के अब प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल सकता है। तो इस पर लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट बोले या 0 बोले, बात सेम ही आ जाता है, रूट्स। तो ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कितना आ जाएगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, अल्फ़ा 3 है और ये 3 है, तो 3 इंटू माइनस में 3 मीन्स कितना, माइनस में 9। क्लियर है। अभी हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म चाहिए, फाइंड द इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। क्लियर है। तो सम ऑफ 0 इंटू प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है, ये आपका ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर है। अब इस पर हम लोग बैठा देंगे, तो देखिए x² ही रहेगा, माइनस सम ऑफ 0 कितना दिया था, सम ऑफ 0 जो देखिए ये कितना है 0 है, तो यहाँ 0 ही हो जाएगा और ये x है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है, वो है माइनस में 9। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² 0 इंटू एक्स 0 ही हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 9 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अगर आप इसको आगे 0 लगाना चाहते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ 0 पोलिनोमियल। तो 0 पोलिनोमियल का ऑर्डर क्या होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ 0 पोलिनोमियल, तो ये होता है, आपको लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन भी आप हम लिख सकते हैं और इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल देंगे। तो देखिए क्या होता है, ए जीरो पोलिनोमियल इज द वन a zero पोलिनोमियल इज 1, जिसका 0 क्या हो गया, पोलिनोमियल आएगा वही हो जाएगा। जैसे कि वेर ऑल द जीरो छोड़ दीजिए, ऑल द कोएफिशिएंट लिख सकते हैं, ऑल कोएफिशिएंट्स आर इक्वल टू 0। ठीक है। तो यह मतलब क्या है कि जितना भी उसका कोएफिशिएंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 0, मतलब px इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब जो भी कोएफिशिएंट आएगा, मतलब x² है तो इसका आगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपको लिखना नहीं, यहाँ तक लिखने से आपका आंसर सही माना जाएगा। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट 37 में चलते हैं। 37 में क्या दिया हुआ है,
बिटवीन एन स्क्वायर एंड एन माइनस वन हाउ मैनी नेचुरल नंबर आर देयर। तो देखिए जब भी ऐसा केस है तो इसका जो आंसर होता है वो होता है 2n। ये क्या आता है इसका 2n आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका जो भी आंसर आता है वो 2n का फॉर्म में ही आता है, लेकिन इसको आपको बताना है तो यहाँ पर आपको इस हिसाब से आप कर सकते हैं कि एन स्क्वायर एंड एन माइनस वन का होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं, जैसे कि अगर दोनों का डिफरेंस देखना है तो एन स्क्वायर दे दीजिए एंड ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा -2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। और ये माइनस में 1 हो जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा एन स्क्वायर, और ये अगर यहाँ बीच में हम माइनस दे दे, एंड है एंड ही रहने देते हैं, एन स्क्वायर -2n प्लस 1 -1 ये हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं अगर दोनों का डिफरेंस है तो बीच में क्या आ जाएगा -n स्क्वायर, और जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा। तो 2n और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1। तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये 1 तो क्या इतना बचेगा, ये सॉरी यहाँ 2n होगा। तो यहाँ पर वैल्यू आपको जो बचेगा वो 2n का वैल्यू बचेगा। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा 2n का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर इज 2n हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 26 एंड 19। आप कोई भी मेथड से इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। इससे कोई ये नहीं है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करिए या फिर डिवीजन मेथड कीजिए या फिर इक्वल डिवीजन लेमा कीजिए, कोई भी मेथड से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एचसीएफ निकालना है। तो ठीक है, तो आपको कोई भी एक मेथड आना चाहिए। अगर हम देखते हैं इक्वल डिवीजन लेमा से भी बना सकते हैं, तो मैं इसे नॉर्मल सी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही कर रहा हूँ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 26 से कितना आ जाएगा 2 से 13, तो ये आ गया 2 इंटू में 13, और 91 का कितना आ जाएगा 7 इंटू 13, 93 हो जाता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ ये हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू 13। क्लियर है। तो एचसीएफ 13 आ गया। और बाकी एक और तरीका बनता है उससे भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको और करके मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 26 से डिवाइड दीजिए 91 में, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आप आगे निकल जाएगा। तो ये आप इस हिसाब से करिएगा तो ये इक्वल डिवीजन लेमा के तहत आता है, और ये डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आता है। तो दोनों ही तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया है, इन अ एंगल ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 1। मतलब रेडियस जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 39, रेडियस कितना दिया हुआ है, आर का जो वैल्यू है वो है 1 मीटर एंड इज 90 डिग्री। 90 मतलब थीटा, एंगल जो वैल्यू दिया हुआ है एंगल मीन्स थीटा इक्वल टू दिया हुआ 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना है 90 बाई 360, यहाँ पर है पाई, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू है 1 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए 9 से कितना है 360 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 1/4 हो गया, और इस 4 से 2 टाइम्स, ये 11 टाइम्स। तो यहाँ से क्या बन निकल के आ गया 11 और 7 2 जा 14, यानी 14 मीटर स्क्वायर। और यही इसका क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब दो ट्रायंगल है, दोनों ही सिमिलर है, सिमिलर मीन्स दोनों ही इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दोनों का जो है आपका पेरीमीटर दिया हुआ है, एक का दिया है 18 सेंटीमीटर इसका, और इसका दिया 12 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर निकालना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। पी क्यू का वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ मैं लिख सकता हूँ इट इज़ गिवन दैट triangle ABC and triangle PQR are similar। ये क्या है, ये सिमिलर है जो हमें गिवन में दिया हुआ है। क्लियर है। तो जब सिमिलर है और तो उसका क्या दिया हुआ है हमें ये दिया पेरीमीटर दिया, तो पेरीमीटर का क्या निकाल सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पेरीमीटर
मीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। और ये दोनों का जो रेशियो कितना दिया हुआ है, अब ये जो दोनों है ये पेरीमीटर का दिया हुआ है आपका क्वेश्चंस में 18 एंड 12 यही दिया हुआ है। तो 18 एंड 12 जो दिया हुआ ये क्या होता है एक्चुअली, ये AB और B ये क्या हो एक तरह से दिया हुआ है, ये PQ का वैल्यू दिया हुआ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा AB डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, यह PQ। क्लियर है, ये पेरीमीटर हो जाता है। अभी देखिए आगे मैं ऊपर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पेरीमीटर कितना दिया हुआ था ये भी आप देख लेते हैं। पेरीमीटर दिया हुआ है यहाँ पर 18 एंड 12, कितना दिया हुआ 18 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर दिया हुआ AB अब डिवाइडेड बाय PQ। तो AB का जो वैल्यू है वो भी देख लेता हूँ मैं, AB का कितना वैल्यू दिया हुआ और PQ का। देखिए तो PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया और AB का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो AB का वैल्यू कितना है नहीं पता, AB लिख देता। और PQ का कितना है 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ से देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 6 से 3 टाइम्स, 6 से 2 टाइम्स। तो ये इधर जाएगा तो ये क्या निकल के आएगा, AB इक्वल टू ये इस साइड चला जाएगा तो 3 इंटू में 5 और डिवाइडेड बाई 2 तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 15/2 सेंटीमीटर। तो AB का जो वैल्यू आ जाएगा ओरिजिनल वैल्यू ये 7.5 सेंटीमीटर और यही इसका हो जाएगा आंसर। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार मैं छोटा करके थोड़ा दिखा देता हूँ और ये आप एक साथ देख सकते हैं, है ना। तो देख लीजिए आप और अच्छा से तरह से इसे नोट कर लीजिए। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया, डिफाइन इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा। तो इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा का जो होता है ये आपका कंडीशन इस प्रकार से आपको होना चाहिए। देखिए द पॉजिटिव इंटीजर A एंड B देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर Q एंड R। सेटिस्फाइड के लिए हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल टू BQ प्लस R एंड A जो है वो हमेशा क्या होगा, या तो रिमाइंडर से बड़ा होगा या फिर इसका इक्वल हो सकता है। ठीक है, ये से हमेशा ये बड़ा होगा। उसी तरह रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होता है ये B। क्लियर है, ये इसका इक्वल भी नहीं हो सकता, यही इसका ये कंडीशन है। इसीलिए मैं डायरेक्ट ही लिख के आपको दिख दिया। ठीक है, इसमें समझने वाला ऐसा कुछ है था नहीं, इसीलिए डायरेक्ट लिख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है 0.1234। तो 1 2 3 4 64 और इसे हमें निकालना है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी लाना है तो क्या होता है आपको 10 प्लेस पर आपका क्या होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए, वही स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 पॉइंट के बाद ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यानी 6.4 इंटू 10 का पावर कितना आ जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाने से हमेशा ये पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। इतना तक अब समझ में आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा इसमें एक सेकंड, और इसमें माइनस भी आप दे दीजिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने से इसका माइनस आ जाता है। देखिए होता कैसे एक्चुअली मैं अच्छा से समझा देता हूँ इसको, जो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कितना पॉइंट 1 2 3 4 4 जीरो, तो 1 2 3 4 एंड 6.4। तो ये पॉइंट जब हटता है तो ये कितना 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट। तो यहाँ पर जाए तो 5 ही आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6.4 और ये 10 का पावर कितना आ गया, 10 का पावर आ गया 5। और ये जब ऊपर जाता है तब ये क्या हो जाएगा 6.4, ये हो जाएगा 6.4 और 10 का पावर जब ऊपर जाता है तो पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाता है, ये 5 आ जाता है। यही हो जाता है इसका आंसर। तो एक्चुअली बनता ऐसे है, ये डायरेक्ट हो जाता है कि लेफ्ट टू राइट जाने से माइनस में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया हुआ है 2, यहाँ पर एक बक्स खाली दिया और 26 दिया था। फाइंड द टर्म ऑफ AP हमें निकालना है, जो कि वो मिसिंग टर्म है। यहाँ पर मिसिंग टर्म में क्या होगा, तो हमें वो मिसिंग टर्म को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए मिसिंग टर्म के बदले हम x लिख देते हैं। ठीक है, 2 है, यहाँ x है और ये 26 है, और इस तरह हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म क्या होता है A1 का वैल्यू हम लिख देते हैं 2, और A2 का वैल्यू हम मान रहे हैं x है, और A3 का जो वैल्यू है वो क्या है 26 है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर जो D का जो वैल्यू होता है, ये D जो वैल्यू होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है A2 माइनस A1, ये एक होता है। उसी तरह दूसरा अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा A3 माइनस
A2, और ये नया जो इक्वेशन बन के आएगा ये ए वाला बन के आ रहा है A2 माइनस 7, और ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे का इक्वल होगा। ठीक है, तो एक दूसरे का इक्वल, तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और माइनस A1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, A3 का वैल्यू कितना है 26, A2 का वैल्यू x ये दिया हुआ। तो यहाँ पर से देख सकते हैं ये 2 को इस साइड भेजा था, ये x को इधर देते हैं, x प्लस x, और ये हो गया 26 और प्लस में 2। तो यहाँ से देखिए ये 2x, और 2x का वैल्यू कितना हो गया 28 हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 28 होता है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 28 बाय 2 से कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 14। तो x का जो वैल्यू आ गया वो 14 आ गया। हमसे क्या निकालना, फाइंड द मिसिंग टर्म। देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं द मिसिंग टर्म ऑफ AP इज 14। क्लियर है, तो यहाँ पर हम लोग AP का 14 टर्म लिख देते, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्स्ट्रिक्ट सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, हैव अ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हमारा 2 सर्कल है और एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर दिया है, देखिए छोटा जो रेडियस है उसका दिया है 3 सेंटीमीटर, और बड़ा जो रेडियस है उसका कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो मैंने वही किया है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है 5 दे दिया, और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस 3 दे दिया, ठीक है, जो इसका बड़ा का साइज में आ जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए स्मॉलर सर्कल, एंड टेंजेंट का जो निकालना है स्मॉलर सर्कल, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कोड निकालिए, और फिर ये बोल रहा है विच व्हाट इज़ द कोड ऑफ लार्जर। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी नहीं, मतलब यहाँ से AP भी निकालना है और AB का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, दोनों ही निकालना है हमें, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ले सकते हैं लेट AB बी अ कोड। AB क्या है, एक कोड है, किसका, ऑफ द, ऑफ अ लार्जर, ऑफ द लिख सकता है, ऑफ द लार्जर सर्कल। यहाँ पर 2 सर्कल है, एक स्मॉलर सर्कल, एक लार्जर सर्कल, ठीक है। और टचिंग विद द, किसका साथ क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं आगे, टचिंग द स्मॉलर सर्कल P, किस पर P का हो रहा है, P पर हो रहा है, ठीक है। आगे हम लोग इसको इसी के साथ लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो वहाँ पर देख सकते हैं स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, और जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस कितना दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं लार्जर सर्कल रेडियस वो हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, और इसी के साथ स्मॉलर सर्कल रेडियस वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। आगे में हम लोग लिख सकते हैं जी कि अब क्या क्या यहाँ पर हो सकता है। देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर दिया हुआ, तो यहाँ पर ये भी चीज़ देखिए AP जो है वो PB का इक्वल होगा, यहाँ पर भी इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो AP इक्वल टू PB, ठीक है। और ये एंड और क्या दिया हुआ, OP परपेंडिकुलर है किसका, AB का, है ना। जब OP परपेंडिकुलर है तो ये कितना बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा, और ये 90 डिग्री बन जाए तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये थर्ड पार्ट जो निकाल सकते हैं। ये बात भी आप समझ गए। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं अभी। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस, ऐसा नहीं होगा, थ्योरम वी हैव। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम के साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, OP यहाँ पे AO का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस में AP का स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू कितना है 5 स्क्वायर, और इसका वैल्यू है 3 का स्क्वायर, और प्लस में AP का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9, ये प्लस में AP का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AP का स्क्वायर इक्वल टू 25 -9 मीन्स
16, ठीक है। और ये देखिए ये आपका हो जाएगा AP का स्क्वायर इक्वल टू 16। अब यहाँ से AP निकालने के लिए रूट अंडर में 16 हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो AP का वैल्यू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आपको आ गया। तो AP का जो वैल्यू है ये 4 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ से देख सकते हैं AP का वैल्यू कितना आ गया 4। तो हमें पहला जो स्मॉलेस्ट का जो टेंजेंट था यहाँ से यहाँ तक का वो निकाल गया। और फिर कोड क्या होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 80, मतलब ये जितना होगा उसका ये डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं AP इक्वल टू तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ 2AP हो जाता है। तो AB इक्वल टू हो जाएगा 2AP। तो यहाँ पर 2 × 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर के लार्जेस्ट कोड ये हो गया और स्मॉलेस्ट का ये टेंजेंट जो पास करेगा वो हो गया था। यहाँ तक हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था 40, आपको थिंक 44 था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 आज का लास्ट वीडियो होगा, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 45 नंबर रहेगा। द रेशियो ऑफ द स्फीयर एरिया ऑफ स्फीयर, देखिए स्फीयर दिया है, द रेशियो ऑफ स्फीयर एरिया का जो स्फीयर का कितना दिया 16 और 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्फीयर का जो रेशियो है कितना 16:9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्फीयर का जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 टू का, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4πr² और डिवाइडेड बाय 4πr²। यहाँ R1 R2 दे सकते हैं, ये है 16 और ये 9। तो यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, R1 R2 बचेगा। तो R1 और R2 ये क्या हो जाएगा √16 एंड √9। तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो गया 3। तो R1 का वैल्यू 4 और R2 का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो हमें क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में क्या आ जाएगा फार्मूला, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगा, फार्मूला होता है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3πr³ और डिवाइडेड बाय 4/3πr³। ये R1 ये R2, क्लियर है। तो यहाँ से देखिए ये तो कट जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ R1 का क्यूब क्या हो जाएगा, यानी 4 का क्यूब, और R2 का क्यूब मतलब 3 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 और R3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 64:27, क्लियर है। तो ये आपका आज का जो आंसर होगा ये आपका ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीटेड हो गया और आज का जो वीडियो था क्वेश्चन नंबर 45 पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नए डिस्ट्रिक्ट के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बढ़ाइए। चलिए अपना पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।